वेलकम टू मेडिकल मैवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 का केमिस्ट्री पोर्शन। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 118, इसमें हमसे पूछते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ स्पीशीज कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का पता होना चाहिए कि ये कौन से स्पीशीज होते हैं। तो वो स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। अब अगर हम इन गिवन ऑप्शंस को देख लें तो इसमें आपको कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट लगता है। लेट्स चेक इट। सबसे पहला ऑप्शन है CN माइनस एंड CO। तो अब अगर इन दोनों कंपाउंड्स को देखा जाए तो इसमें एक एलिमेंट तो सेम है, कार्बन। तो इसका मतलब है कि कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है दोनों में। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। रिमेंबर, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का पहला मेंबर है जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है जिसकी कमी इस माइनस चार्ज ने पूरी कर दी है। अगर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसकी वजह से इसमें भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। तो इट मीन्स कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो 118 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आते हैं एमसीक्यू 119 की तरफ। इसमें कहते हैं कि एन आयन कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ दिस पार्टिकल्स हैज एटॉमिक मास 16 AMU एंड चार्ज -2। तो रिमेंबर, एटॉमिक मास की डिटर्मिनेशन हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से भी कर सकते हैं। इवन दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज मास नंबर, लेकिन मास नंबर ऑफ और एटॉमिक मास में इतना डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए बस हम इन दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। सही हो गया। हम यहाँ पर इनको सेम कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में जब हम करेंगे, ठीक है। अगर एटॉमिक मास 16 AMU है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी 16। तो अब अगर हम ऑप्शन में देख लें तो ए ऑप्शन में तो सिरे से हमारे पास न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये तो चला गया, एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 8 प्रोटॉन्स है लेकिन 10 न्यूट्रॉन्स है और इनका सम हमें 18 देता है, विच इज आल्सो इनकरेक्ट। अब हमारे पास सी ऑप्शन बच जाता है और डी ऑप्शन बच जाता है, तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा। तो रिमेंबर, क्वेश्चन में आयन दिया गया है और सी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल एटम है, इट इज नॉट एन आयन। तो बच जाता है हमारे पास डी ऑप्शन जिसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो हमें आयन मिला है जिसका चार्ज है -2। अगर ये चार्ज -1 होता तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये चार्ज -3 होता तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अगर हम आयन की बात करें तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया होगा और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 120 की तरफ आते हैं। तो रिमेंबर, मैंने जो लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला था वो लिखवाया था। एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटॉप्स है, एक का मास 40 है, दूसरे का 42 है। तो फॉर्मूला हमारे पास अगर आपको याद हो तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस दैट इज 30। तो 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस दैट इज 70 हियर एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 4 3 इज 12 और दो जीरोज हैं तो दो जीरोज लगा दे, प्लस 42 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 इज 14, 7 4 इज 28, तो ये 29 हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ एक जीरो है तो जीरो लगा दे, तो ये हो जाएगा 2940। अब इन दोनों को प्लस करना है तो 1200 इधर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4140 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 4140 डिवाइडेड बाई 100, तो ये एक जीरो तो इसके साथ कैंसिल हो गया और इस एक जीरो के नतीजे में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो आवर आंसर इज 41.4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं 121 एमसीक्यू की तरफ। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ई ओवर एम वैल्यू इज स्मॉलेस्ट 4। तो रिमेंबर, हमारे पास कैथोड रेस के लिए जो ई ओवर एम रेशो आती है, ई ओवर एम रेशो दैट इज 1.75 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम पर केजी। ये हमारे पास जो है तो कैथोड रेस के लिए है। अगर हम पॉजिटिव रेस की बात करें तो उनकी जो ई ओवर एम रेशो होगी वो हमारे पास कैथोड के ई ओवर एम रेशो से कम होगी। अगर इसके बाद हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो इनकी जो ई ओवर एम रेशो है वो पॉजिटिव रेस से भी कम होगी और इसके बाद लास्ट में क्या बच जाता है, न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन्स की जो ई ओवर एम रेशो है दैट इज जीरो, क्योंकि इन पर चार्ज ही नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो इनकी ई ओवर एम रेशो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इनकी सबसे स्मॉलेस्ट है, कैथोड रेस की सबसे ज्यादा, उसके बाद पॉजिटिव रेस, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स और लास्ट में न्यूट्रॉन्स आते हैं। एमसीक्यू नंबर 112 है कि मास ऑफ 3 लिथियम एटम्स इज। रिमेंबर, अगर आपको याद हो मैंने आपको एएमयू में जब टॉपिक करवा रहा था तो बताया था कि अगर एटम आ गया है तो हम मास किस चीज में लेंगे, एएमयू में लेंगे। सही हो गया। तो एक लिथियम एटम
कि अगर हम बात करें तो इसका मास क्या है 7 AMU। तो यहाँ पर 3 लिथियम एटम्स हैं, तो सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 21 AMU हमें दे देगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है 123 में कि बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, रिमेंबर इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो Li+2 जो है तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पर +2 चार्ज आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, तो बच गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, विच मेक्स इट अ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 123 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 124 MCQ ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है आपको। 1 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU is equal to 1.66 cross 10 power minus 27 kg, and it is further equal to 1.66, एक मिनट, 1.66 क्रॉस 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स। रिमेंबर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1.66 हो, 1.67 हो या 1.64 हो, इससे फर्क इतना नहीं पड़ता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 125 में अगर देख ले तो कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज गिवन इन बोहर्स मॉडल बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको याद हो तो mvr इज इक्वल टू n इंटू h ओवर 2 पाई है। तो ये क्या है? ये h ओवर 2 पाई, इट इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। और यहाँ पर ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है तो दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि n h ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई पाई है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो ए दिया हुआ है ना, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर हम ये ए ऑप्शन लेते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, n क्रॉस एन एच ओवर 2 पाई हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना। अब अगर स्टेटमेंट में हमारे पास ये चीज़ ना होती, ये, तो फिर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं आता बल्कि सी ऑप्शन करेक्ट आता है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 126 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट x इज 43 इफ x माइनस 3 आयन हैज 23 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन x इज। तो रिमेंबर अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो सिंपली मास नंबर, सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दे तो ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देंगे। ठीक हो गया। अब अगर इस एमसीक्यू में देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि एटॉमिक मास क्या है 43 है, और इस आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 23। ठीक है। तो एज आई सेड के मास नंबर या एटॉमिक नंबर हम इसको सेम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास आ गया दैट इज 43। अब हमने एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो इन्होंने हमें 23 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, बट रिमेंबर इट इज x माइनस 3 आयन, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इजाफी है, तो हमने इसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कब होगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे। तो जब ये हटेंगे तो इसके ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 20। तो 43 माइनस 20 जब हम करते हैं तो क्या आंसर हमें मिलता है? 23। क्या आंसर मिलता है हमें? 23। तो इसका मतलब है कि इस x जो एलिमेंट है इसमें हमारे पास 23 न्यूट्रॉन्स हैं। अब एमसीक्यू नंबर 127 है। Energy of an electron is inversely proportional to the square of quantum number. It means that as we move to higher shell energy of electron, तो इसमें क्या आएगा आपके ख्याल से? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो ये मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो इट मीन्स कि अगर हाइयर शेल में जा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, बट वो तो इंक्रीज नहीं होती, वो तो इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? तो ये इसलिए है ना, क्यों जो कि हमारे पास एनर्जी वाली इक्वेशन है, तो उसमें आपको माइनस चार्ज देखने को मिलता है। यानी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह है, ई ओवर एन इज इक्वल टू माइनस 1312.36 ओवर एन स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जी क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है टू द एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन भी आया है, तो माइनस साइन का ये मतलब है कि ये इसको उल्टा कर देगा, तो ये इस तरह बन जाएगा। तो असल में इसका जो रिलेशन बनता है इन दोनों का, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। तो इसलिए इस वाले एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए आपके ख्याल से? दैट इज ए ऑप्शन, ए होगा। ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू, एमसीक्यू नंबर 128। तो सबसे पहले अगर आप देख लें तो यहाँ पर मास ऑफ 6.02 क्रॉस 10 पावर 22 नियॉन एटम्स है। अगर ये 23 होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ये 23 नहीं है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल के बराबर होगा, अगर उतने पार्टिकल्स नहीं है तो 1 मोल के बराबर नहीं होगा। ये चूंकि उससे कम है इसलिए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो रिमेंबर अगर ये हमारे पास 2 ग्राम ऑफ H2 होता तो ये 1 मोल के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर है 0.2 kg, विच मीन्स कि ये 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम कहाँ पर 2 मोल के 1 मोल के बराबर होता है? ये तो हमारे पास 100 मोल के बराबर आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर 3 है। अगर ये 6 क्रॉस 10 पावर 23 होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 3 क्रॉस 10 पावर 23 है इसलिए ये भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल की बजाय एटम होता, एटम, तो भी ठीक था, क्योंकि यहाँ पर O2 है तो 2 एटम का जो मास है वो फिर 1 मोल के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है और फिर वो भी हाफ दिया गया है, तो ये भी नहीं है। अब बच जाता है डी ऑप्शन। तो अगर ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, तो बच जाता है डी ऑप्शन। तो ये वाले करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हो तो ये 1 मोल के बराबर होगा। अब यहाँ पर इन्होंने 0.098 kg दिया है, जो कि ऑटोमेटिकली बराबर है 98 ग्राम्स के, क्योंकि अगर हम kg हटाएंगे तो 10 पावर 3 लगाएंगे, और जब हम 10 पावर 3 लगाएंगे तो ये 3 डेसिमल पॉइंट्स राइट साइड पे आ जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली जो है तो ये 98 ग्राम्स बन जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 129 की तरफ। तो इस एमसीक्यू में कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन। तो रिमेंबर हमारे पास एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम फ्रॉम लोअर टू हायर चल जाते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगर हम लोअर से हायर शेल में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक हो गया, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब अगर एमसीक्यू में देखा जाए तो इसमें सबसे लोवेस्ट शेल कौन सा है, दैट इज 1s। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। 130 एमसीक्यू में कहते हैं 0.5 मोल्स ऑफ सल्फर आर कंटेन्ड इन। तो रिमेंबर हमें एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जिसका मास हमारे पास हाफ हो। मास हाफ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ होंगे। ठीक है। अगर ए ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर एलिमेंट दिया है। अब अगर ये 32 ग्राम ऑफ S2 होता तब भी ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर सिंपली S की बात हो रही है। तो S का तो अगर हम मास की बात करें तो दैट इज 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम तो हमें 1 मोल देता है और हमें 1 मोल नहीं बल्कि 0.5 मोल चाहिए। अब अगर बी ऑप्शन की बात करें हम तो ये जो है तो मेरी बात पर पूरा उतरता है। H2SO4 का जो मास है, मोलर मास, दैट इज 98 ग्राम्स, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये हाफ दिया गया है। तो अगर ये हाफ है तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, हाफ होंगे, 0.5। और H2SO4 में सल्फर जो है तो वो है भी जस्ट एक। तो इसका मतलब है कि अगर इस कंपाउंड का मास हाफ हो गया तो सल्फर एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। सही हो गया। 131 में कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये स्टार्क इफेक्ट है या जीमान इफेक्ट है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर इन दोनों में से कौन सा है। तो रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड में भी एम है और जीमान इफेक्ट में भी एम है। तो ये आपने इससे याद रखना है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर स्प्लिटिंग हो रही है तो ये जीमान इफेक्ट है। इसमें भी एम आया है और मैग्नेटिक फील्ड में भी एम है। तो अगर जीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया तो रह कौन सा गया, स्टार्क इफेक्ट। तो इस वाले में करेक्ट ऑप्शन है स्टार्क इफेक्ट, ऑप्शन बी। 132 एमसीक्यू में कहते हैं कि मास ऑफ H2 दैट कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इसको जरा मैं एक्सप्लेन करवा दूं आपके लिए। H2O मॉलिक्यूल में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब आपने क्वेश्चन को देखना है एंड देन आपने नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है। अब अगर हम स्टेटमेंट में देख ले तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स का पूछा गया है कि 0.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कब होंगे, जब H2O का मास क्या होगा, तब हमारे पास 0.25 मोल्स आएंगे। तो आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O है तो उसमें हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर इसको मैं हाफ कर दूं, 9 ग्राम कर दूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे। अगर मैं इसको मजीद हाफ कर दूं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, यानी 0.5 मोल ऑफ एच एटम्स होंगे। फिर अगर मैं मास ऑफ वाटर को मजीद हाफ करता हूँ, 4 का हाफ है 2 और 0.5 का हाफ है 0.25। तो अब हमारे पास जो एच एटम्स आएंगे वो 0.25 मोल्स आएंगे। यानी जब हमारे पास 2.25 ग्राम्स ऑफ वाटर होगा तो उसमें हमारे पास 0.25 मोल ऑफ एच एटम्स होंगे। अब याद रखें ये 0.25 मोल्स ऑफ एच एटम्स हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2.25 आता है। अब अगर स्टेटमेंट में एच मॉलिक्यूल होता तो फिर किस्सा अलग होता। उसके लिए भी मैं आपको करवाता हूँ। 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसमें हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 है। अगर इसको हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा। इसको मैं मजीद हाफ कर दूं, 4.5 ग्राम्स तक ले आऊं, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 0.25 मोल हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात होती तो फिर 4.5 ग्राम ऑफ वाटर आता, लेकिन यहाँ पर एटम की बात है तो फिर हम एटम के हिसाब से करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज 133, इसमें कहते हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रेजोल्यूशन के अंदर देख लें तो वो स्प्लिट होता है फर्दर लाइंस में। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन करता है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सबशेल्स। और बोहर का जो मॉडल था तो वो इसी जो ये सबशेल्स है ना, तो इनको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था कि जब हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हुई थी, तो बोहर के पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि किधर से आई और क्यों हुई ऐसा। ठीक है। तो एमसीक्यूज 133 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब आते हैं एमसीक्यूज 134 की तरफ। तो इसमें कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर ग्रेटेस्ट का बोला गया है तो आपने उन ऑप्शंस को करना है कि जिनका आंसर 1 मोल से ज्यादा आ रहा हो। अगर हम ए वाले ऑप्शन को देख ले तो मैग्नीशियम का मास हाफ है, इसका मतलब है कि इसके हाफ मोल्स होंगे, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि बी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो हीलियम का जो मास इन्होंने दिया है तो ये 1 मोल है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया है। अगर सी ऑप्शन को देखा जाए तो हाइड्रोजन का अगर मास 2 ग्राम्स हो तो ये 1 मोल के बराबर होगा, लेकिन यहाँ तो 3 ग्राम्स है, इसका मतलब है कि 1 मोल से ज्यादा है। तो ये ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं सल्फर की तरफ। तो ये SO3 है मेरे ख्याल से। अगर SO3 है तो रिमेंबर कि
O3 का अकेले जो मास है दैट इज 48, या फिर अगर सल्फर का मास हम ले लें तो वो अकेले हमारे पास जो है तो 32 बनता है। तो इसका मतलब है कि 40 जो दिया गया है ना, तो ये वैल्यू बहुत ही कम है, ये तो इवन 1 मोल भी नहीं है। तो अगर ये भी 1 मोल के बराबर नहीं है, ये ओनली 1 मोल है, ये भी 1 मोल से कम है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन सी। इस किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शंस को देखकर डायरेक्टली बता सकते हो कि करेक्ट आंसर कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया, ये 24 ग्राम से कम है तो ये तो नहीं हो सकता, ये 4 ग्राम है तो ये एग्जैक्टली 1 मोल है, ये 3 ग्राम है 2 ग्राम से ज्यादा है तो ये 1.5 मोल है, और ये भी जो है ना तो इसका जो मोलर मास है तो उससे कम है, अगर ये उससे कम है तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली 5 सेकंड में बता सकते हो किसी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेवलेंथ इज मैक्सिमम फॉर लाइंस ऑफ, तो इसमें जो है ना तो पी1 सीरीज आता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है तो इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे वो भी सबसे ज़्यादा होंगे, सॉरी जो वेवलेंथ इसकी तो वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें जो है ना तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, 136 में कहते हैं इफ सेम मोल्स ऑफ SO2 N2CH4 एंड NH3 आर टेकन देन, तो रिमेंबर गाइस कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो NH3 दिया गया है कि इसका मास सबसे लीस्ट है, तो नो, CH4 का मास सबसे लीस्ट है 16 ग्राम्स, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर है N2 हैज द ग्रेटेस्ट मास, तो नो, SO2 हैज द ग्रेटेस्ट मास, तो ये भी चला गया। अब तीसरा जो है ना तो SO2 हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रिमेंबर इफ वी हैव सेम मोल्स तो वी विल हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेदर इट इज एन एलिमेंट और ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर SO2 N2 CH4 और NH3 इन तीनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका मतलब है कि इन चारों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 137 में कहते हैं कि मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन इज फॉर्म्ड व्हेन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम, तो सबसे छोटे शेल में ट्रांजिशन होगी और सबसे नियरेस्ट शेल में तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे वो मोस्ट एनर्जेटिक होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला है एल से के में, यानी 2 शेल से 1 शेल में आई है, तो मेरे ख्याल से बस यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई भी इनसे मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें यही ऑप्शन करेक्ट है, बस बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। कमिंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज 138, तो इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू मैंने आपको इससे पहले भी करवाया, ऊपर एक एमसीक्यू आया था, तो ये वाले भी कर लेते हैं। कॉमन सेंस वाला एमसीक्यू है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आता है, मैंने बिना सॉल्व किए बता दिया था कि इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ और आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे बिना सॉल्व करके आप इस तरह के एमसीक्यूज को डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। देखें, जो पहला ऑप्शन है ना, सबसे पहले तो हम जरा ये देख लें। इसमें कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर सैंपल है, इसमें जितने एटम्स है तो इनमें एक ऑप्शन ऐसा है कि उनके एटम्स भी इसके बराबर है। तो 1 मोल सल्फर है तो इसका मतलब है कि इसमें कितने एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है इसमें, ठीक हो गया। तो हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ऑप्शन में मालूम करना है। तो पहले ऑप्शन को अगर हम देख लें तो ऑक्सीजन एटम्स इन 48 ग्राम्स ऑफ O3, तो रिमेंबर अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता तो तब हम कहते कि ये Na के बराबर है, लेकिन यहाँ इन्होंने एटम्स का बोला हुआ है। तो O3 मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स 3 है, तो हम 3 को Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Na के साथ इसलिए किया क्योंकि इसका जो गिवन मास है वो इसके मोलर मास के बराबर है, तो ये भी 1 मोल ही है, ठीक है। तो इसमें Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन चूंकि 3 है तो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इसमें 3 Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है और 1 Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ मॉलिक्यूल होता तो हम फिर ए ऑप्शन को करेक्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन एटम्स है तो एटम्स इसमें 1 Na के बराबर नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन को देख ले, नाइट्रोजन एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ N2O, तो फिर से वही बात, गिवन मास इसके मोलर मास के बराबर है, तो मतलब ये है कि ये भी 1 मोल ही है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन एटम्स 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 Na है, ये भी जो है तो Na से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ना तो ये ऑप्शन है और ना ये ऑप्शन है। और अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ, तो थर्ड ऑप्शन में भी वही बात है, C2H4 है, यानी ये भी हमें सेम टू सेम इसके मोलर मास के बराबर दिया गया, यानी ये भी 1 मोल है, C2H4 भी 1 मोल है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है तो वो 4 Na है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इसको बिना सॉल्व करके मैं कैसे बताऊंगा? तो सिंपली अपने मोलर मास को देख, मास इन ग्राम्स को देख लेना है, तो मास इन ग्राम इन सबका इनके मोलर मास के बराबर है, लेकिन इसका जो है तो वो कम है। अब अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते ना तो फिर सही था, फिर इसमें ऑल करेक्ट होते, लेकिन चूंकि एटम्स है तो फिर हमने जितने भी एटम्स है तो उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर तो Na नंबर के बराबर नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए डी ऑप्शन में तो कार्बन एटम्स का तो बोला गया है, लेकिन यहाँ इनका जो मास इन ग्राम है तो वो हाफ कर दिया गया है। अब यहाँ भी 2 एटम्स है, लेकिन चूंकि मास इन ग्राम हाफ हो गया है तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे। तो अगर ये 30 ग्राम होता तो फिर ये भी 2 Na होता, लेकिन ये 15 ग्राम है, चूंकि ये हाफ हो गया है तो Na नंबर भी हाफ हो जाएगा, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन जो है ना तो ये करेक्ट वन है, ठीक हो गया। 139 की तरफ जाते हैं। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम 6 टू सेकंड बोहर्स ऑर्बिट आर, तो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं आपके जो टेस्ट में, दो तरह के ट्रांजिशन वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आइए दोनों को करते हैं, ठीक है। एक है ट्रांजिशन फॉर nth ऑर्बिट, यानी ये ट्रांजिशन बिटवीन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एक तो ये ट्रांजिशन है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n into n minus 1 divided by 2, इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। और दूसरा जो है ना तो दैट इज ट्रांजिशन बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट इज n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2, इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। अब जो ये एमसीक्यू है ना तो ये 6 से सेकंड ऑर्डर में गया है, इट मींस ये दो एक्साइटेड स्टेट्स वाला है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक हो गया। अब n2 इसमें क्या है 6 और n1 क्या है 7, तो इसके लिए हम ले लेंगे 6 minus 2
6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 5 इज 20 और ये 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? यानी हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे वो 10 बनेंगे। सही है, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं एमसीक्यूज 140 की तरफ। तो इसमें कहते हैं कि 3.01 क्रॉस 10 पावर 22 एटम्स आर कंटेन्ड इन, तो पहला है 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता ना कि हमें 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम दिया है, इसका मोलर मास है 40, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये 20 देगा। अब यहाँ पर पॉसिबल है कि 3 क्रॉस 10 पावर 22 हो। वैसे तो आता 23 है, सही है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू 3 है तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको 22 बना दें। लेकिन अगर ये 10 हो गया है ना, तो ये कभी भी 3 क्रॉस 10 पावर 22 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी। तो अगर ये भी हाफ हो गई है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 10 ग्राम कैल्शियम तो चला गया। दूसरा है 2.7 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या है? 27 ग्राम्स है। इसमें जो है तो हमारे पास 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 एटम्स है। अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा लूँ तो इसका मतलब है कि 2.7 ग्राम्स में 6.02 क्रॉस 10 पावर 22 एटम्स होंगे, क्योंकि ये इधर आ गया है तो इसके नतीजे में पावर माइनस हो गया, तो 23 से 22 में आ गया है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको मजीद इधर करूँ तो ये 21 हो जाएगा फिर। ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज 1.2 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहले 24 ग्राम्स अगर हो हमारे पास तो ये 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 इसके एटम्स होंगे। ठीक है। अगर ये हमारे पास 12 ग्राम्स हो गया है तो ये आएगा 3.02 क्रॉस 10 पावर 23 एटम्स। अब अगर मैं इसको 1.2 करता हूँ तो अगेन वही बात पावर वाली, 3.02 क्रॉस 10 पावर 22 एटम्स। तो मेरे ख्याल से तो गिवन में यही बताया गया है, तो 3.01 हमने यहाँ जो है तो सॉल्व कर दिया है। तो मैग्नीशियम का जो है ना तो दैट इज करेक्ट वन। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज सी ऑप्शन। हर एक चीज़ के लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। कुछ एमसीक्यूज इस तरह भी सॉल्व हो सकते हैं, बस आप डेसिमल पॉइंट को इधर कर दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लेकर चले गए तो पावर माइनस होगा। उसके बाद उसको हाफ कर दें इसकी तरह, इसको मैंने पहले हाफ कर दिया तो 3.02 आ गया, यानी एक हिस्सा तो हमारे पास आ गया है। अब इस दूसरे हिस्से की बारी है, तो डेसिमल पॉइंट को इधर ले आओ तो ये दूसरा हिस्सा भी जो है तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। 141 में कहते हैं कि थर्ड लाइन ऑफ बल्मर सीरीज इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम, तो बल्मर सीरीज का जो N1 है दैट इज द सेकंड शेल। ये बल्मर सीरीज है सेकंड शेल का। ठीक है। तो पहला लाइन तब बनेगा जब थर्ड शेल से आएगा, दूसरा लाइन तब बनेगा जब फोर्थ शेल से आएगा, और तीसरा लाइन तब बनेगा जब फिफ्थ शेल से आएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? दैट इज सी ऑप्शन, फिफ्थ टू सेकंड शेल। 142 में कहते हैं कि मीथेन एंड हीलियम गैसेस आर टेकन इन रेशियो ऑफ 8:1 बाय मास, द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। तो देखें, अगर हम यहाँ पर मीथेन लें CH4 और यहाँ पर हीलियम लें तो इसका मोलर मास क्या है? 16 ग्राम है, और इसका मोलर मास क्या है? 4 है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें ना तो ये 4:1 में आता है, यानी ये 8:1 नहीं है, तो हम कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो अब क्या है? अब 8:1 आ गई, यानी मतलब ये है कि अगर मैं मीथेन का 16 ग्राम लेता हूं और हीलियम का 2 ग्राम लेता हूं तो इनके मासेस 8:1 में है। अब हम जो है ना तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। तो 16 ग्राम मीथेन का जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करूंगा तो Na आएगा, और हीलियम का जब करूंगा तो वो Na/2 आएगा। ठीक है, Na/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 और ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2:1, यानी इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2:1 में होंगे। ठीक है, एन इजी वन। 143 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ 6p 6s 5d एंड 4f ऑर्बिटल्स। तो मेरे ख्याल से ये तो आसान है, n प्लस एल रूल आपने अप्लाई कर देना है। तो जो 6p है इसके लिए आएगा मेरे पास n प्लस एल 6, तो ये 7 हो जाएगा। 6s के लिए 6 आ जाएगा, 5d के लिए भी 7 आ जाएगा, और 4f के लिए भी 7 आ जाएगा। यानी सबसे जो लीस्ट एनर्जी होगी वो तो 6s की ही होगी, सॉरी 6s की नहीं होगी, नहीं 6s की ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका n प्लस एल ही सबसे कम है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस में देखा जाए तो 6s सिर्फ C और D में सबसे लीस्ट रहता है, तो इसका ये मतलब है कि A और B ऑप्शन तो नहीं है। अब हमारे पास ये वाला बच जाता है और ये वाला बच जाता है। तो रिमेंबर, अगर हमारे पास n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए दो शेल्स के लिए, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी तो उसकी जो एनर्जी है तो वो भी कम होगी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इन तीनों में तो 4f के लिए n की वैल्यू कम है, फिर 5d है, फिर 6p है, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा n की वैल्यू 6p के लिए है, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। फिर 5d की है तो फिर इसकी एनर्जी होगी, फिर 4f है तो फिर इसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आता है। ठीक हो गया। कमिंग टुवर्ड्स दी 144 एमसीक्यू, तो इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस। तो रिमेंबर, नाइट्रोजन में हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो मोलर मास है दैट इज 28 ग्राम्स, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो मास इन ग्राम दिया है दैट इज 1.4 ग्राम्स, ये हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो 1 मोल में हमारे पास 3 क्रॉस 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक हो गया। यानी अगर हमारे पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो होंगे 3 क्रॉस Na।
अब अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, 14 ग्राम कर दूँ, तो फिर इसमें हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे? तो वो होंगे 3 क्रॉस Na डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया? अब मैंने यहाँ पर जो है तो डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अगर मैं इसको 1.4 करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10 पावर 22। मैंने आपको पहले भी बताया डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पर गया है, तो पावर भी माइनस होगा। ठीक हो गया? तो 3/2 से जो है तो 1.5 आता है। सही है? और अगर मैं 1.5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तकरीबन ये 6.02 हटा दें तो ये तकरीबन मुझे 9 देता है। तो 9 क्रॉस 10 पावर 22 हमें देता है। ठीक है, इससे ये आंसर आता है। तो हमने अब ये वाला जो ऑप्शन है तो ये ढूंढना है, तो ये डी ऑप्शन है हमारे पास, डी। ठीक हो गया? नहीं, डी नहीं आएगा, ये 0.15 आएगा। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 है, तो 23 के लिए जरूरी है कि हमारे पास 0.15 हो। मैंने यहाँ पर 1.5 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पावर कम कर दी है। अगर मैं पावर 23 करूँगा तो फिर 0.15 लूँगा मैं। ठीक हो गया? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है एमसीक्यू 145, तो ये तो इजी वन है। इसमें जो है तो डी ऑप्शन आता है, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पे इनको एक्सप्लेन नहीं करता। कमिंग टुवर्ड्स दी 146 एमसीक्यू, तो यहाँ पर जो है ना तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है और हमें कहते हैं कि अगर 0.7 मोल ऑफ H2 है तो NH3 कितने फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट इज N2 + 3H2 2NH3। अब गिवन हमें क्या दिया गया है 0.7 मोल ऑफ H2 और हमने मोल ऑफ NH3 फॉर्म को फाइंड करना है। तो वही मेथड गिवन और रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर 3 मोल ऑफ H2 है तो हमें 2 मोल ऑफ NH3 मिलेगा। अब अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ H2 हो तो कितने मोल ऑफ NH3 मिलेगा? तो 2 ओवर 3 मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो हम आएंगे गिवन की तरफ। तो गिवन में 0.7 मोल हमें दिया है, तो 0.7 को इधर भी लिख लो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो 0.7 को। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 हमें क्या देता है? ये हमें देता है 1.4। ठीक हो गया? 1.4 डिवाइडेड बाई 3। तो इफ़ यू रिमेंबर 3 5 इज़ 15। अगर मैं कहूँ कि ये 1.5 है और पावर को मैंने इधर कर दिया तो ये हो जाएगा 15 क्रॉस 10 पावर -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तकरीबन 0.5 आता है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 0.47, क्योंकि मैंने जो है ना तो वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी। इसके बढ़ाने के नतीजे में जो है तो हमारे पास आंसर भी थोड़ा ज़्यादा आया है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 147 में कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ शेल हैविंग s p and d ऑर्बिटल्स ओनली। यानी एक ऐसा शेल है जिसमें s p और d ऑर्बिटल्स है सिर्फ, तो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे? यानी ये सब शेल्स की बात हो रही है। ठीक है, s p और d सब शेल है, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। अगर इसमें 3 सब शेल्स है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड शेल है, क्योंकि जितने सब शेल्स होंगे तो आपने उसी शेल को काउंट करना है। यानी मेरा मतलब ये ना कि अगर सिर्फ s सब शेल हो एक शेल में तो इसका मतलब है कि ये एस शेल है। ठीक है, अगर एस और पी सब शेल्स हो ओनली तो ये सेकंड शेल है। अगर एस पी और डी सब शेल्स हैं सिर्फ एफ नहीं है तो ये थर्ड शेल है। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि एन यहाँ पर थर्ड शेल है और ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है एन स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसमें जो है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है 148 एमसीक्यू। तो इसमें हमें दिया गया है कि तो इसमें हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है और HCl ग्राम्स में दिया है और CuCl2 हमने मोल्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, बट रिमेंबर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ HCl और CuCl2 से है, यानी इससे हमारा काम है। 2HCl गिव्स अस CuCl2, यानी अगर HCl 2 मोल हो तो CuCl2 1 मोल होगा। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारा सिर्फ इससे काम है। अब गिवन जो है ना तो दैट इज 9.125 ग्राम्स 9.125 ग्राम्स ऑफ HCl, और जो रिक्वायर्ड है तो दैट इज कि आप बताएं कि मोल ऑफ CuCl2 कितने फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो वही मेथड गिवन लिख दो, रिक्वायर्ड लिख दो। 2 मोल ऑफ HCl है, इसको ग्राम में लिख दो क्योंकि गिवन हमें ग्राम में दिया है। तो 1 मोल ऑफ HCl में 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl होते हैं। तो अगर ये 2 मोल हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 इज 10, 2 6 इज 12, 13 एंड 2 3 इज 6, यानी 2 मोल ऑफ HCl 73 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 73 ग्राम ऑफ HCl अगर हो तो 1 मोल ऑफ CuCl2 होगा। तो अगर 1 ग्राम ऑफ HCl हो तो फिर कितने मोल ऑफ CuCl2 बनेगा? तो दैट इज 1 ओवर 73। ठीक हो गया। अब गिवन की तरफ आते हैं, तो गिवन में हमें 9.125 ग्राम्स दिया है, तो 9.125 ग्राम्स इधर भी लिख लेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि ये 125 बहुत ही कम है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.125 9 और 73। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन करनी है, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। 73 और ये 9, ये कम 9 कम है 73 से, तो मैं यहाँ पर 90 एक जीरो लगा लूँगा। जीरो लगाने के नतीजे में इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये जो है तो हो सकता है अगर मैं 73 1 करूँ तो ये हमें देगा 73, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17। तो अब ये अगेन कम है तो एक और जीरो हम लगा लेंगे। अब अगर मैं 73 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो तकरीबन 146 आएगा उससे। ठीक है, तो ये कितना आया? 0.12, आगे नहीं जाते।
तो यहाँ पर 0.12 ऑप्शन मौजूद हैं, तो हाँ मौजूद है सी ऑप्शन 0.125, ये करेक्ट होगा क्योंकि इनमें से एक में भी 0.1 नहीं आया, तो इसमें एक भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सही हो गया, 0.1 से ही मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन करेक्ट है, आगे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 149 में कहते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन, तो ये फोर्थ शेल है, ठीक है, यानी 2 एन स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट शेल के लिए जो है तो 2 एन स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड शेल के लिए जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब हम थर्ड शेल के लिए करेंगे 2 एन स्क्वायर तो इसमें 18 आएंगे, और जब हम फोर्थ शेल के लिए करेंगे तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड इन फोर्थ शेल, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 150 में कहते हैं कंपाउंड कंटेन्स 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको बताया था जब ऐसा एमसीक्यू आता है तो जो कम एलिमेंट पहले दिया उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में दिया उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन जो है तो दैट इज 0.2 ग्राम्स। तो सबसे पहला स्टेप, डिवाइड देम बाय देयर मोलर मासेस, तो ये 14 और ये 1। तो 14 को जब हम 1.4 को जब हम 14 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमें 0.1 देता है, और जब 0.2 को 1 पे करेंगे तो 0.2 ही देगा हमें, ठीक है। दोनों को 0.1 से डिवाइड करो तो ये हमें दे देगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बना दैट इज NH2। तो यहाँ पर है, यहाँ पर बी ऑप्शन में NH2 आता है, तो ये करेक्ट है, ठीक हो गया। सॉरी, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। फिर 151 आता है, इसमें कहते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर नया Na यानी सोडियम के लिए जो है तो इनकरेक्ट है। तो रिमेंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास शेल आएगा लास्ट शेल तो वो होगा थर्ड शेल, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शंस तो चले गए, ये सी वाला और डी वाला, क्योंकि इसका लास्ट शेल थर्ड शेल ही होगा। उसके बाद अगर हम देख लें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना तो दो शेल्स में ऑलरेडी एकोमोडेट हो चुके हैं। अब 11th इलेक्ट्रॉन की बारी है, ये 11th इलेक्ट्रॉन जाएगा एस सब शेल में, तो एल की वैल्यू हमें जीरो चाहिए होगी। तो इन बाकी दो ऑप्शन में एल की वैल्यू इस वाले के लिए जीरो है, तो लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कि कंपाउंड कंटेन 30 ग्राम ऑफ 30% कार्बन, 64% ऑक्सीजन एंड रेस्ट हाइड्रोजन। अगर 30% क्या है, कार्बन, अच्छा 30% कार्बन है, 64% ऑक्सीजन है और रेस्ट यानी 6% हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये वही एम्पेरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स दिए हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का 30% है तो इसका हम मास भी जो है तो 30 ही ले लेंगे। ऑक्सीजन का 64% है तो इसका 64 ले लो, और इसका मास जो है हाइड्रोजन का ये 6 ले लो। इनको अपने मोलर मासेस पर डिवाइड कर लो, तो ये 12 पर डिवाइड हो जाएगा, 64 जो है तो 16 पर डिवाइड हो जाएगा और हाइड्रोजन 1 पर डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास तकरीबन 2.5 आता है, ठीक है। और 16 1 इज 16 एंड 16 4 इज 64, और ये तो वही आ जाएगा। तो 2.5 4 और 6, ठीक हो गया। अब 2.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन इस 2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो हमारे पास C5O8H12 ये फार्मूला आ जाएगा। अब हमने इसको ढूंढना है C5O8H12 जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक हो गया। एक्स रेज हैविंग ग्रेटेस्ट एनर्जी, तो सेम हुई बात, स्मॉलेस्ट शेल ग्रेटेस्ट एनर्जी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 154 में कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। ये भी मैंने आपको करवाया था लेक्चर में, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करवा चुका हूँ कि अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और ये N जो है तो ये बराबर है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें दैट इज 150, लेकिन हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है तो इससे फाइंड करेंगे CH2O से। तो CH2O का एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा, कार्बन का जो मोलर मास है दैट इज 12, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 16 17 18 19 20 और 30 यानी ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमने एम्पेरिकल फार्मूला पुट करना है तो वो CH2O है, ठीक है। तो CH2O को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा C5H10O5, ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, C5H10O5, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स दी 155 एमसीक्यू, इसमें कहते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू। तो यहाँ पर हम n प्लस एल यूज कर लेंगे। तो अगर 5f के लिए हम करें तो 5 + 3 गिव्स अस 8, यानी अब हमने 8 से ज़्यादा वैल्यू मालूम करनी है तो उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर ए ऑप्शन को देखा जाए तो इसके लिए n प्लस एल की जो वैल्यू है वो है 7, तो इसमें तो नहीं जाएगा। अगर बी में देखा जाए तो इसके लिए 6 आती है n प्लस एल वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा। अगर सी को देखा जाए तो इसके लिए n प्लस एल वैल्यू आती है 6 + 2 क्या आती है, 8 आती है, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम सेम है। और अगर डी को देखा जाए तो इसके लिए भी 8 आती है। अब हमने क्या करना है, तो रिमेंबर
अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसके बाद जो है तो 6d में जाएगा और उसके बाद 7p में जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि 5f के बाद 6d में जाएगा, उसके बाद जो है तो 7p में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो वो 6d में ही जाएगा। ठीक हो गया। फिर आते हैं 156 एमसीक्यू की तरफ। इसमें कहते हैं कि परसेंटेज बाय मास ऑफ Na इन 1.5 मोल्स ऑफ NaOH। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला एमसीक्यू है जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। एक एलिमेंट का आप जो है तो टोटल मास ले लो, ठीक, इसको डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड पर, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। अब इसमें जो ये 1.5 की बात की गई है ना, 1.5 मोल्स, तो रिमेंबर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए की गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक एलिमेंट का किसी कंपाउंड में जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, चाहे आप 1 मोल ले लो, चाहे आप 2 मोल्स ले लो, चाहे आप 3 मोल्स ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो बस सिंपली आपने जो है तो अच्छा, सोडियम का जो मास है ना दैट इज़ 23, और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड क्या है 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 6 7 8 9 10 2 3 4, तो 40 आ जाता है। तो ये तो कम आ रहा है, इसका मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, तो ये एक जीरो तो इसके साथ कैंसिल आउट करिए, 2 2 इज 4, 2 5 इज 10, ठीक है, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2 अगेन, 2 1 इज 2 अगेन, 11.5, 5 5 इज 25, 5 1 इज 5 6 7 एंड 5 1 इज 5, तो 57.5, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया। फिर आते हैं 157 एमसीक्यू की तरफ। विच क्वांटम नंबर इज डिफरेंट इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन एम्प्टी 3p सबशेल। तो इसमें जो है तो डी ऑप्शन आता है, यानी एक सबशेल के लिए अगर एक सबशेल में एक ऑर्बिटॉल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले हुए हैं तो उनके लिए जो n की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, l की वैल्यू भी सेम रहेगी और m की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है तो वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आता है। फिर आते हैं 158 एमसीक्यू की तरफ। इसमें कहते हैं कि अ मेटेलिक सैंपल कंटेन्स 80% मैग्नीशियम मेटल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ द सैंपल इज। अच्छा जी, तो इस एमसीक्यू को करते हैं सॉल्व। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड और सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब हमने मैग्नीशियम का पहले मास मालूम करना है, मास ऑफ द कंपाउंड गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन भी इसकी गिवन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन 80 है, इस 100 को मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा, डिवीजन में, और जो मास ऑफ द कंपाउंड है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और हमने अभी मास ऑफ मैग्नीशियम को मालूम करना है। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 2 इज 10, 5 3 इज 15, 2 1 इज 2, 2 4 इज 8 एंड 4 3 इज 12। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हमें कितना मिल गया 12 ग्राम। तो अब हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। तो रिमेंबर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में एन ए नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो अगर ये हाफ हो जाए तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में हमारे पास 3 क्रॉस 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास टी। ठीक हो गया। अब आते हैं 159 नंबर एमसीक्यू की तरफ। इसमें कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन चला जाए 3p ऑर्बिटल में तो कौन सा रूल वायलेट होगा। तो रिमेंबर जो वायलेशन होगी वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल की आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल ले लिए हमारे पास, अब बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में जो है तो हमारे पास 2 जो है तो s ऑर्बिटल में चले गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स में से। फिर जो है तो 2 दूसरे s ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो 4 हो गए, और 2p ऑर्बिटल में 4 आ जाएंगे, यानी यहाँ पर अब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, लेकिन वो यहाँ पर आने की बजाय 3p में चला गया। तो इसका मतलब है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। ये कहता है कि सबसे पहले लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद हाई एनर्जी वाला फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। 160 में कहते हैं कि when 10 ग्राम ऑफ H2 is reacted with 56 ग्राम ऑफ N2 to form NH3, the limiting reagent is वेरी इजी, N2 प्लस 3H2 gives us 2NH3। अब यहाँ पर हमें जो है तो 56 ग्राम ऑफ N2 दिया है और 10 ग्राम ऑफ H2 दिया है। ठीक हो गया। तो रिमेंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आप गिवन अमाउंट को डिवाइड करोगे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट पर। ठीक है, तो गिवन अमाउंट हमारे पास हाइड्रोजन के केस में क्या है 10 ग्राम है, और स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट इसकी क्या हो जाएगी 3 2 इज 6, तो ये 10 ओवर 6 आ गया। ठीक है, N2 के केस में आते हैं, तो N2 के केस में जो है हमारे पास गिवन अमाउंट 56 है और जो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट है वो है 28, तो ये हमें देता है तकरीबन 2। ठीक है, और ये हमें कम वैल्यू देता है 1 पॉइंट समथिंग देता है। ठीक है, 1.6 तकरीबन ये हमें देता है। तो कम वैल्यू जिसके लिए आएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके लिए 1.6 वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास H2 करेक्ट है। फिर आते हैं 161 एमसीक्यू की तरफ, अगेन स्टोइकियोमेट्री वाला एमसीक्यू है। इसमें कहते हैं कि इन द रिएक्शन Fe plus 2HCl कन्वर्ट्स इनटू H2 plus FeCl2, अगर 54.75 HCl को हम रिएक्ट करते हैं 28 ग्राम ऑफ Fe के साथ तो FeCl2 कितना बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है और उसके बाद फिर आपने जाना है
और जो FeCl2 है तो इसकी बात करनी है, तो इसको भी कर लेते हैं। Fe+2HCl और ये हो जाएगा H2+FeCl2। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो अगर हम Fe की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है 28 ग्राम्स, तो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है तकरीबन 0.5 देता है। और अगर 2HCl की हम बात करें तो गिवन अमाउंट है इसका 54.75, 54.75, लेकिन अगर हम इसको इसकी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 0.7 देता है, जो कि 0.5 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास Fe लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक हो गया। तो हमने अब इसके हिसाब से जो है तो FeCl2 को फाइंड करने के लिए कितने फॉर्म्ड होंगे, और ये हमें दिया गया है ग्राम्स में। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, अच्छा बस ये तो हाफ मोल ही है ना, अगर ये हाफ मोल बन रहा है तो ये भी हाफ मोल ही बनेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं 56 प्लस 35.5 प्लस 35.5, क्योंकि दो सी लेटर में तो इससे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 16, 17 और 1 इधर आ गया, तो 6, 7 और 12, 27 हो गया। अब ये 1 मोल के लिए है, इसको हम जब हाफ करेंगे तो ये हमें तकरीबन 63.5 देगा, विच इज़ द ए ऑप्शन। और अब बचता है लास्ट MCQ, दैट इज ऑन परसेंटेज। इसमें कहते हैं कि 24 ग्राम ऑफ CH4 इज बॉन्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 55 ग्राम्स ऑफ CO2। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, रिमेंबर ये जो हमें दिया है ना, तो ये है एक्चुअल यील्ड, और परसेंटेज यील्ड के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी मालूम करना जरूरी है। तो आइए उसको फाइंड करते हैं। लेट्स राइट द रिएक्शन फर्स्ट। CH4 प्लस 2O2 इट विल गिव अस CO2 प्लस 2H2O। हमारा काम इससे है और इस वाले से है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हमें CH4 का मास दिया है दैट इज 24 ग्राम्स, और हमने मालूम करना है CO2 वो भी ग्राम्स में। तो गिवन और रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑफ CH4 हो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमें CO2 44 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम CH4 है तो ये हो जाएगा 44 और 16 ग्राम ऑफ CO2। तो अब क्वेश्चन के मुताबिक 24 ग्राम मौजूद है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 44 और 16 ज़र 24, तो ये हो जाएगा 2 8 is 16, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 4 1 is 4 एंड 4 11 is 44। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 66 ग्राम ऑफ CO2 आ जाएगा। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अब परसेंटेज यील्ड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 83.33%। ठीक हो गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि हमने कर लिया। दिस इज फास्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।